औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंपेयर रेशियोज ऑफ बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद इनकी रेशियोज की हम बात करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से 16 जो है वो हमारे पास मेजर एलिमेंट्स है, जो कि हमारी बॉडी की कंपोजिशन में, हमारी बॉडी के फंक्शन में प्रॉपर जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं। और ये जो 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए गए हैं, इन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी लिविंग है, हम लिविंग थिंग्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बायो का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। बायो एलिमेंट्स ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और ये 16 इन नंबर है, इनमें फिर इनकी फर्दर जो है वो डिवीज़न है, बहरहाल हमने वो नहीं देखनी। तो अब हम इनकी जो है वो देखते हैं, कंपैरिजन इनका देखते हैं, या इनकी रेशियोज वगैरह हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो मेजर हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं, इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही मेन है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, जो कि 65% पाया जाता है। कार्बन है, 18% इसकी रेशियो बताई जाती है। हाइड्रोजन है, 10% हमारे पास है। नाइट्रोजन इस तरह 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस हमारे पास कितने परसेंट है? 1% है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है इनकी रेशियोज़ के बारे में है। मेजर एलिमेंट की रेशियोज़ जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर भी आती रहती हैं, पेपर के अंदर भी आती रहती हैं। फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर इस तरह का आपको ग्राफ भी दिया जा सकता है, तो इस ग्राफ के ज़रिए से आपने बताना है कि ये किस चीज़ की रेशियो है हमारे पास, ये किस चीज़ की है, ये किस चीज़ की है, ये वाली किस चीज़ की जो है वो रेशियोज़ हैं। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसके साथ साथ मैंने माइनर एलिमेंट्स जो हैं उनको भी जो है वो लिखा हुआ है कि माइनर एलिमेंट में हमारे पास पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन जो है ये हमारे पास माइनर एलिमेंट्स में आ जाते हैं। और ये टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट और उनकी रेशियोज़। ये माइनर की हमने रेशियोज़ नहीं देखनी क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेजर हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द एनर्जी लेवल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड। कि हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल है, प्रोटीन का मालिक्यूल है, लिपिड का मालिक्यूल है, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे जिस्म को कितनी एनर्जी जो है वो मिल रही होती है। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो पर ग्राम ये हमारे पास कितनी एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, हमारे सेल को? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो हमारे पास प्रोटीन की एनर्जी के बारे में है। प्रोटीन का मालिक्यूल भी कितनी एनर्जी हमें देता है? पर ग्राम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो देता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? लिपिड दे रहा होता है। इसकी कितनी एनर्जी है? 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है ये हमें एनर्जी दे रहा होता है। क्वेश्चन यहाँ पे इराइज होता है कि लिपिड जो है वो ज़्यादा एनर्जी क्यों देता है? तो ये बात याद रखनी है क्योंकि लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में ये बात याद रखनी है कि एनर्जी स्टोर होती है जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा हैं, तो इनके दरमियान अगर बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड की ब्रेकडाउन में क्या होगा कि हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस वजह से लिपिड जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो
क्वेश्चन है वो है हाउ बायोकेमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी। बायोकेमिस्ट्री कौन सी ब्रांच को कहा जाता है? बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर कितने केमिकल्स मौजूद हैं जो कि बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं, और इसके अलावा कितने केमिकल रिएक्शन और कौन से हो रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ की स्टडी के लिए? फिजियोलॉजी के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए और एनाटॉमी के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि फिजियोलॉजी हमारे पास बायो की कौन सी ब्रांच को कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी है कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, बॉडी के जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं, तो इनको जब डिस्कस किया जाता है तो ये किस ब्रांच के अंदर किया जाता है? ये फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसके साथ साथ सेल बायोलॉजी, बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? सेल की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी, बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर अब हमारे पास कौन से हैं? जिस तरह हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? ये इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो इनकी स्टडी के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी आपको बता दी है। तो एक्सप्लेन द केमिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल एंजाइम एक्शन, मेटाबॉलिज्म दैट एनेबल ऑर्गन सिस्टम टू फंक्शन। कि फिजियोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी को समझने के लिए या इसकी स्टडी के लिए, कि अब एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो ये देखें कि एंजाइम एक्शन और मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन केमिकल प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं, और ये केमिकल प्रोसेस जो है ये किस चीज़ को स्टडी करने के लिए अब यूज़ किए जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम की स्टडी के लिए। तो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास फिजियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। इस तरह सेल बायोलॉजी प्रोवाइड इंसाइट इनटू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। सेल की बात हो रही है, सेल बायोलॉजी के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। एक सेल के अंदर जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अपने आप को डबल करता है। एक सेल ही के अंदर जो है वो प्रोटीन बनते हैं। तो ये हमारे पास देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। सेल की बात करेंगे तो सेल बायोलॉजी के अंदर इसको स्टडी किया जाएगा। तो ये इन दोनों का हमारे पास क्या है? मवाजना भी है, कंपैरिजन भी है, इंटरेक्शन भी है। इसके साथ साथ एनाटॉमी को अगर देखा जाए, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल कंपोजिशन, कोलेजन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स रोल इन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह अब हमारे पास एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो टिश्यू की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कोलेजन, इसकी फार्मेशन भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो पढ़ते हैं कि इसकी फार्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है और ये स्ट्रक्चरल रोल जो है वो किस तरह से प्ले करता है। तो ये हमारे पास टिश्यू जो है वो एनाटॉमी के अंदर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कोलेजन की जो हमारे पास कंपोजिशन है ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो है ये थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन जीन। जीन क्या होता है हमारे पास? तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक सेल है। एक सेल के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ है? एक सेल के अंदर ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर फर्दर जो है कौन सी चीज़ मौजूद होती है? डीएनए मौजूद होता है। अब डीएनए के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है? डीएनए के अंदर हमारे पास जो है जीन मौजूद होते हैं। ये ओवरऑल इनकी एनाटॉमी के बारे में कि जीन कहाँ पर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सेल है,
सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है? जीन पाए जाते हैं। अब ये जीन है क्या? अ जीन इज लोकलाइज्ड रीजन ऑफ डीएनए, बता दिया आपको। डीएनए का छोटा सा रीजन है, पार्ट है, दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसाइजिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड कंट्रोलिंग ट्रेट एंड सेलुलर फंक्शन। कि हमारे जिस्म के अंदर डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जो कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाने के लिए मैसेज रखता है, मुख्तलिफ ट्रेट्स जो हैं, खसूसियात जो हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। कौन सी खसूसियात वो मैं आपको भी बताता हूँ। और हमारे जिस्म के अंदर जो सेलुलर फंक्शन है, सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डीएनए को बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ये सारी की सारी जो है ये फंक्शन जो है ये किसकी वजह से हो रहे हैं? कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन कंट्रोल कर रहा है। अब कंट्रोलिंग ट्रेट्स का क्या मतलब है? कि जीन के ऊपर स्पेसिफिक जो है वो इसके अंदर स्पेसिफिक खसूसियात मौजूद होती हैं, मैसेज मौजूद होते हैं। अब जिस तरह एक हमारे पास बच्चा है, फ़र्ज़ कर रहे हैं ये हमारे पास एक बच्चा है, इस बच्चे के अंदर अपने जो है वो पेरेंट्स के जो है वो जीन्स आए होते हैं। कुछ खसूसियात जो है बच्चे के अंदर जो है वो बाप वाली होंगी और कुछ जो है वो माँ वाली होंगी। तो वो खसूसियात बेसिकली कौन कंट्रोल करता है या कौन ट्रांसफ़र करता है? वो हमारे पास जीन जो है वो कंट्रोल और ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और उनको डेवलप भी कौन करता है? जीन करते हैं। जिस तरह आई कलर है या एयर लोब्स आप देख रहे हैं, किसी की अटैच होती हैं, किसी की डिटैच होती हैं। तो ये सारे का सारा रोल किसका है? जीन का है कि ये खसूसियात को ट्रांसफ़र भी करता है, डेवलप भी करता है, ट्रांसफ़र भी करता है, कंट्रोल भी कर रहा होता है। तो ये ओवरऑल जीन की डेफिनेशन और फंक्शन है। नेम द स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, कुछ हमारे पास ऐसे अनासर हैं कार्बोहाइड्रेट के जो कि क्या करते हैं, हमारे जिस्म को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, या प्लांट्स की बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, या ओवरऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो ये बेहतर होगा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? या वो सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है या वो काइटिन की फॉर्म में। अगर सेलुलोज और काइटिन की फॉर्म में तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जिस तरह प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जिस तरह हमारे पास जो है वो इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है, बार का जो ढांचा है, वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास बाकी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसे जो है वो बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल हमें दे रहे होते हैं? स्टार्च भी दे रहा होता है, ग्लूकोज भी दे रहा होता है, ग्लाइकोजन भी दे रहा होता है। तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, और साथ साथ उनकी एक लाइन भी मैंने बता दी है। डिफरेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं? छठा क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से हासिल किए जाते हैं प्लांट से, प्लांट की कौन सी जगह से। जिस तरह हमारे पास लिग्यूम प्लांट्स हैं, तो लिग्यूम के अंदर हमारे पास जो है जितनी भी ये फलीदार जो है वो फल होते हैं, तो उनके अंदर से जो है वो प्रोटीन हम हासिल करते हैं। ग्रेन्स हो गए दानेदार, जिस तरह गंदम वगैरह है, चावल है। नट्स और सीड हो गए, जिस तरह हमारे पास ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें। इसके अलावा सोए प्रोडक्ट, तो इनसे भी हम क्या करते हैं, और लीफी ग्रीन्स जिस तरह पालक वगैरह है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन का हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, ये हमने अलग अलग डिस्कस भी करना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो होता है, डिस्कस किया जाता है। ये बिलफर्ज हमारे पास एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड, ये छठा अमाइनो एसिड। तो ये प्रोटीन की एक तरतीब है। बिलफर्ज फर्स्ट अमाइनो एसिड ने यहाँ पे आना था, यहाँ फर्स्ट आएगा, यहाँ सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये 5, ये 6। तो इस तरह ये तरतीब के साथ सारे के सारे आएंगे। ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर इसी चीज़ को कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो सारे के सारे एक तरतीब के साथ आए, एक सीक्वेंस के साथ आए। तो ये हमारे पास ओवरऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसकी इंपॉर्टेंट अब कौन सी है? इसकी इंपॉर्टेंट ये है, मैंने
डिस्कस भी करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिजीज़ के हवाले से, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है वो मैंने डिस्कस भी करना है। बिलफर्ज अगर हमारे पास ये प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड इस जगह पे आ जाए और ये वाला अमाइनो एसिड इस जगह पे चला जाए, तो क्या होगा कि प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो अब चेंज होगा कि 6 वाला पहले आ गया है, 5 वाला बाद में आ गया है। तो प्रोटीन का सीक्वेंस जैसे ही जो है वो डिसरप्ट होगा, चेंज होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ फैलना शुरू हो जाएंगी। सिकल सेल एनीमिया की आपको एग्जांपल जो है वो मैंने बता दी है। तो इंशाल्लाह ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिटेल जो है वो डिस्कस करूँगा, यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो इस टॉपिक से, इन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेवेंट आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए।